नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। अखिलेश यादव की जो दाव है पीडीए यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी अंतिम दौर में है। बीजेपी उम्मीदवारों का जल्द ऐलान करने वाली है क्योंकि उपचुनाव के नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। 25 अक्टूबर पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। इससे पहले प्रदेश इकाई की ओर से सभी सीटों के लिए तीन तीन नामों का जो पैनल है वो बीजेपी हाईकमान को भेजा गया था, जिस पर शीर्ष नेतृत्व की ओर से फैसला ले लिया गया है और फाइनल सूची तैयार कर ली गई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब जल्द ही पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। फूलपुर सीट के लिए दीपक पटेल का जो नाम है वो रेस में सबसे आगे चल रहा है। राज्य में 9 सीटों यानी कि कुंदरकी, मीरापुर, मंझवा, खैर, फूलपुर, करहल, सीसामऊ, गाजियाबाद और कटेरी पर उपचुनाव होना है। इनमें से एक मीरापुर सीट पर जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने हर सीट पर जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि बीजेपी सामान्य सीटों पर भी ओबीसी और दलित उम्मीदवार उतार सकती है। इससे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति की काट के तौर पर देखा जा रहा है। उपचुनाव वाली 9 सीटों में से सिर्फ एक सीट पर सामान्य प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। बीजेपी की लिस्ट के साथ मीरापुर सीट पर रालोद प्रत्याशी के नाम की भी घोषणा हो सकती है, ये भी माना जा रहा है। तो आज ये माना जा रहा है कि यूपी में जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन सीटों पर बीजेपी जो है वो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है और इन प्रत्याशियों के चयन में बहुत ही ध्यान रखा गया है। जातीय समीकरण को साधते हुए प्रत्याशियों का चयन किया गया है और यही वजह है कि जो सामान्य सीटें हैं उन सीटों पर भी दलित या ओबीसी उम्मीदवार को उतारने की तैयारी है। यहां बड़ी बात यह कि जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से एक सीट यानी कि जो मीरापुर की सीट है वो बीजेपी ने अपने सहयोगी दल आरएलडी को दे दी है और ये माना जा रहा है कि आज बीजेपी के साथ ही साथ आरएलडी भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर देगी। तो आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सर्वेश पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर्वेश जी। और हमारे अन्य मेहमान भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सर्वेश जी, जिस तरह से बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं, जिस तरह से सामान्य सीट पर भी ओबीसी और दलित प्रत्याशी का चयन किया गया है, क्या इससे माना जाए कि पीडीए की काट के तौर पर बीजेपी जो है सामान्य सीटों पर भी ओबीसी और दलित प्रत्याशी को उतार रही है? देखिए, ये चुनाव की रणनीति है और उसको बीजेपी इस रणनीति का काट निकालने के लिए सचमुच ग्राउंड लेवल पे उन्होंने कुछ रिसर्च किया होगा और उसके तहत, क्योंकि देखिए हमारा यूपी का इलेक्शन एक समय ऐसा था कि जाति पाति से ऊपर उठ गया था, लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कहीं ना कहीं फिर से उसकी अमिट छाप यूपी के राजनीति में देखने को मिली। बिहार का देखिए तो बिहार में अभी भी जाति व्यवस्था है और उसी के अकॉर्डिंग वोट हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग अभी भी वोट देने नहीं जाते। वोट देता कौन है? वोट देता है वही ग्रामीण परिवेश के और मिडिल क्लास के, जिसमें भी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वही वोट देते हैं। और खास के उपचुनाव में तो समझिए लोगों की उदासीनता ऐसे ही रहती है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि यूपी में अगर बीजेपी जो समान वर्ग के सीट है उस पे भी अगर दलित और ओबीसी फैक्टर लेके आ रही है तो ये इनकी बदली हुई जो कहिए स्ट्रेटेजी है राजनीति को एक नया रंग देने के लिए कि चुनाव इनको जीतना ही जीतना है। सर्वेश पाठक जी, इसी तरीके क्योंकि से बीजेपी कभी ये नहीं मानते कि वो जातिगत राजनीति करती है। हमेशा बीजेपी विपक्ष पर ही आरोप लगाती है कि विपक्ष जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से उम्मीदवारों के नाम तय किए जा रहे हैं, उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है, क्या ये बीजेपी की मजबूरी है कि उसे भी जातीय पिच पर आकर ही खेलना पड़ रहा है? देखिए, जब जब सामने वाला आपके सामने अगर स्पिनर्स लेके आ रहा है या तेज
सर्राज जो फास्ट बॉलर लेके आ रहा है, तो आपको बैटिंग उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। स्पिन बॉल में अलग बैटिंग करनी होती है और फास्ट बॉलर के लिए अलग बैटिंग स्किल चाहिए होता है। तो यहाँ पे बीजेपी के पास भी वो स्ट्रेटेजी है। यहाँ जातियों में वो डिवाइड नहीं कर रहा है। वो बीजेपी ने कभी ये नारा नहीं दिया कि ये पीडीए है या हम एमओआई समीकरण को लेके चलते हैं। वो हिंदू एक है और वो नारा देती है, और ये एक्चुअल में होना चाहिए। हम्म। जितने भी क्षेत्रीय क्षेत्रप हुए हैं भारतवर्ष के किसी भी राज्य में, आप वहां पे यही देखेंगे कि उन्होंने हिंदुओं को जातियों में डिवाइड किया। फिर वो अपनी राजनीति को यूपी में सबसे बड़ा उदाहरण है मायावती जी का, क्या वोट बैंक रहा। हम्म। दलित प्लस मुस्लिम। समाजवादी पार्टी अखिलेश सॉरी मुलायम सिंह यादव ने कैसे अपना गढ़ बनाया, वही हिंदुओं को हम्म। डिवाइड किया और मुस्लिम वोट बैंक लिया। कांग्रेस भी शुरुआत में यही कर रही थी, लेकिन फिर उसके अलग अलग क्षेत्रीय क्षेत्र पाए, जिससे कांग्रेस का प्रभाव खत्म कर दिया गया। हम्म। तो यहाँ पे जो मतलब प्रेजेंट की डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए यहाँ पे बीजेपी वो जातियों में हिंदू को नहीं डिवाइड कर रही। हम्म। हाँ, प्रतिनिधित्व दे रही है, और उस प्रतिनिधित्व में अगर किसी दलित वर्ग का एमएलए एमपी ज्यादा बन रहा है, तो ये एक समाज में संदेश जाता है, हम्म। ना कि वो बीजेपी कह रही है कि हम केवल पीडीए का ही बात उठा हम्म। रहे हैं। देखिए यहाँ पे कौन धर्म किसको नहीं देता। क्या अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में एक ब्राह्मण चेहरे को लाके जो अपने पार्टी का लीडर बनाया, तो वो क्या कहना चाह रहा है हम्म। कि नहीं, हमारी पार्टी जो है वो हम्म। ब्राह्मण को भी आगे लेके आती है। आपको याद होगा हम्म। जब विकास दुबे जैसे गैंगस्टर मारा गया था, तो यही जी। समाजवादी पार्टी ने कितना बड़ा हौवा उठाया था कि बिल्कुल। बीजेपी जो है ब्राह्मणों के साथ नहीं दे रही है, ये कर रही है, वो कर हम्म। रही है। कोई अगर गैंगस्टर मारा जाता है, वो यादव कम्युनिटी का बिल्कुल। होता है, तो भी ये चिल्लाते हैं। तो यहाँ पे जो जाति में डिवाइड किया जा रहा है, वो क्षेत्रीय क्षेत्रप की पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। और कांग्रेस तो शुरुआत से भारत की राजनीति में थी, वो उनका यही दौर था। ठीक है सर्वेश जी, हमारे साथ खेमचंद शर्मा नेता बीजेपी के भी जुड़ चुके हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। खेमचंद जी, लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने सबसे पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया, और विधानसभा के उपचुनाव में अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, जिस पर विपक्ष चुटकी ले रहा है। कल अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उन्हें प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है, वो पीडीए की काट निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं। क्या माना जाए कि आज प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा, या भी और वक्त इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, ये तो हमारा जो पार्लियामेंट बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कब करना है, कैसे करना है, ये हमारी अपनी नीति है। हम्म। लेकिन घबराए हुए हम नहीं, घबराए हुए अखिलेश जी हैं, कांग्रेस है, क्योंकि उनके पास ना स्पष्ट कोई नेता है, ना नीति है और ना नियत है। हम्म। जो उन्होंने भ्रम फैलाया था, झूठ फैलाया था, और झूठ और भ्रम की वजह से जो उनको लोकसभा में फायदा मिला था, वो हम्म। भ्रम और झूठ अब लोगों के सामने आ चुका है। सबने हम्म। देखा है किस तरीके से अभी वो हिंदू जो मारा जाता है और हत्यारों को बचाने के लिए वो झंडा चेंज करते हुए वीडियो को वायरल करते हैं। हम्म। उससे पहले जिस तरीके से यात्रा को रोका गया, पत्थर फेंके गए, गाली गलौज की गई, जो सामने आ रहा है कि भाई मस्जिद से वहां पे कॉल किया गया कि जाओ, लड़ो, मारो, जो मिल जाए उसको काटो, उन सारी चीजों को इग्नोर किया गया और एक सिर्फ झंडा चेंज करने वाली घटना को वीडियो लगा के वायरल किया गया। ये सब चीजें लोग देख रहे हैं कि ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के साथ, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को अभी भी नहीं छोड़ रहे, उससे ग्रसित हैं। ये हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं, और एससी एसटी समाज वो भी देख रहा है कि मोदी हम्म। जी हमें लगातार इंपावर करने के लिए, सहायता करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सहभागी बना रहे हैं, काम भी दे रहे हैं। और हमें अपने अपनी सरकार में भी हर जगह, हम्म। हरियाणा में भी पार्टनरशिप दी, हरियाणा में भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी, और यूपी में भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। तो कहीं भी वो भ्रम बचा नहीं। अब जो लड़ाई है आमने सामने की होगी, हमारे काम पे होगी, और जो समाजवादी पार्टी का जो झूठ है, जो गुंडागर्दी है, उसके आधार पे लड़ाई होगी। और वो जानते हैं कि जब आमने सामने की लड़ाई होगी, भ्रम खत्म तो हो फिर गया है, क्या तो वजह है समाजवादी पार्टी को खेमचंद जी, बुरी अभी तरीके तक से हार प्रत्याशी मिलने के वाली है। नाम का आप लोगों ने ऐलान नहीं किया है? समय बहुत कम बच चुका है, नामांकन को लेकर भी समय बहुत कम बचा है, और अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान आप लोगों ने नहीं किया है। इसकी क्या वजह माने? क्या आप लोग ये मान रहे हैं कि अगर एंड टाइम पर भी उतार देते हैं तो इतनी मजबूत स्थिति में आप अपने आप को देख रहे हैं कि आपके प्रत्याशी जीत जाएंगे? अर्चना जी, एंड टाइम पे भी हमारे प्रत्याशी जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कई अभियान अभी चल रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे देश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा सक्रिय सदस्यता अभियान होता है, हम्म। वो भी पूरे देश में चल रहा है। और भी हमारे काम जो हमारे सरकार के अच्छे कार्य हैं, उनकी योजनाओं को जन-जन तक ले जाने वाली जो योजना है या काम है, वो भी चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कई ऑर्गेनाइजेशनल काम चल रहे हैं, उसकी वजह से हम्म। हो सकता है कि डिले हो और ये स्ट्रेटेजिकल भी हो सकता है। हम्म। लेकिन इससे कहीं भी हमारे जो नेता हैं या हमारे जो कैंडिडेट हैं, उनकी हार-जीत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला यानी क्योंकि खेमचंद हमारा जी, जो आप लोग सबसे ये बड़ा मान रहे हैं कैंडिडेट कि है, वो आपके हमारा कमल प्रत्याशी का को फूल है। ज्यादा प्रचार की जरूरत नहीं है? क्या आप ये मान रहे हैं? क्या आप ये मान रहे हैं कि खेमचंद जी की बीजेपी के प्रत्याशी को ज्यादा प्रचार की जरूरत नहीं है? नहीं देखिए, प्रचार की ज़रूरत हम हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में संवाद कर रहे हैं और आज भी जो प्रोस्पेक्टिव हमारे कैंडिडेट हैं, वो जनता के बीच में है, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं और हमारी सरकार, हमारे मंत्री, हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं जिलों के, वो सब जनता के बीच में हैं। तो हम ऐसा नहीं है यानी कि खेमचंद जी, प्रत्याशी आप का लोगों ने वेट कर रहे हैं। प्रत्याशी को मैदान पर उतार दिया, बस नामों की घोषणा नहीं की है? नामों की घोषणा भी हो जाएगी। अब बस थोड़ा समय बचा है, नामों की घोषणा भी हो जाएगी। प्रत्याशी ऑलरेडी हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी और सबसे बड़ा प्रत्याशी हमारा कमल का फूल है। वो लोगों के सामने है कि कमल के फूल को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी में जो नेता आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और योगी जी, हम्म। उनको उत्तर प्रदेश में और देश में मजबूत करना है और उसके आधार पे चुनाव लड़ा जाएगा। उस हमारा जो प्रत्याशी कमल का फूल है, वो सबके सामने है। उसमें कोई कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो हम्म। जो नाम है कैंडिडेट का, व्यक्ति का जो नाम है, वो भी सामने आ जाएगा। अच्छा, यानी हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा, आज का दिन पर्याप्त नहीं है, मतलब ये ना माने कि आज लिस्ट आ जाएगी? देखिए, ये तो विशेष अधिकार हमारे पार्लियामेंट बोर्ड का है, उस पर अर्चना जी मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता और कोई हम्म। भी हमारा नेता और भी कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। सर्वेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। सर्वेश जी, क्या ये एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि मायावती भी इस उपचुनाव में पूरी सक्रियता दिखा रही हैं, चाहे वो प्रत्याशी चयन में हो, चाहे वो रैली को लेकर हो, चाहे जनसभा को लेकर हो, हर चीज में पूरी तरह से सक्रिय हैं मायावती, और उनके आने की वजह से ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। क्या वही यही वजह है कि बीजेपी जो है वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि कहीं कोई चूक ना हो? देखिए अर्चना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती जी अपनी जो जमीन जो है वो यूपी के उसमें फिर से तलाश रही है। हम्म। क्योंकि देखिए लोकसभा का इलेक्शन हुआ, वहां पे उनकी कैसी हुई, वही 2019 के लोकसभा इलेक्शन में वो इसमें आई थी गठबंधन में और ज्यादा सीटें लाई थी। 2024 में उनका कुछ भी नहीं हो पाया। साथ ही साथ यूपी का इलेक्शन 2027 में भी होना है। पहले मायावती उपचुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, लेकिन अब वो हर चीज को तवज्जो दे रही है क्योंकि जो उनकी जमीन खिसक गई है कहीं ना कहीं, और हम्म। समाजवादी पार्टी उस चीज को हथियाने के लिए ये जो पीडीए का नया फॉर्मूला गठित किया है। तो मायावती और ये अखिलेश यादव, ये दो जो हैं बीजेपी के शुरुआती सर्वेश जी, क्या दिनों से आपको भी लगता है कि इनके। बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव की पीडीए, और यही वजह है कि प्रत्याशी चयन में बीजेपी जो है वो पीडीए की कार्ड को निकालने की कोशिश कर रही है? अर्चना, जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी खेमचंद जी ने बताया भ्रम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एक भ्रम फैला दिया गया और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की भी बहुत गलती थी, खास की यूपी में। हम्म। और उस पे हमने बहुत चर्चा की है। उस चीज की काट के लिए अब यूपी में बीजेपी अगर फूंक फूंक के कदम रख रही है तो उनकी नई स्ट्रेटेजी है। हम्म। आप देखिए हरियाणा का इलेक्शन हुआ, वहां पे बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में हवा नहीं थी। मैं हम्म। लेकिन शुरुआत से हर चैनल पे कहता था कि कांटे की टक्कर है। कोई बिल्कुल। केक वॉक ना तो कांग्रेस के लिए है ना ही बीजेपी के लिए। वहां पे जाट वोट से इतर ओबीसी को लेके कैसे आना है, और वो ओबीसी वोट बैंक पूरा बीजेपी को सहायता दिया है। हम्म। ए, वही चीज बीजेपी अब नई चीजें, नई स्ट्रेटेजी तलाश कर रही है, क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन है बीजेपी को एक नया सीख दिया है। क्योंकि हम्म। पहले जो जिस तरीके से ये लड़ रहे थे या जो कर रहे थे, कैंडिडेट सिलेक्शन हो, और फिर जो दूसरे एस्पेक्ट्स हो, उनको ये अब नए तरीके से लेके आ रहे हैं। और जो अपने कार्यकर्ता को बार बार यही बात कहता जी। हूँ कि अगर आप दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को पैरासूट लैंडिंग करवाओगे, उनको हम्म। टिकट दोगे, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके अपने कार्यकर्ता जो बरसों से आपकी पार्टी के लिए बिल्कुल। काम कर रहे हैं, उसका जो है ये डाउन होगा मोरल। और उसको बीजेपी को देखना चाहिए, इसलिए वो हर चीज में कैंडिडेट सिलेक्शन हो, हम्म। कैंपेन हो,
करना हो, सब में एक नई रणनीति के तहत। आपने हम्म। देखा होगा कि योगी जी, अगर हम अयोध्या का ही देख ले, जो फुलपुर सीट है, उस जी। पे अभी तक 3 बार चले गए हैं। चारों तरफ जैसे ही सुगबुगाहट हुई 2024 के बाद, तो बीजेपी ने पूरा उन 10 सीटों जहां उपचुनाव होना है, कैंपेन तो बहुत पहले से स्टार्ट कर रहा है, हम्म। कैंडिडेट का घोषणा होनी है। ठीक है। खेमचंद जी, एक बड़ा सवाल ये है कि सामान्य सीटों पर भी ओबीसी और दलित चेहरे को बीजेपी उतार सकती है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, जरा वो आप बताइए। क्या ये वजह भी हो सकती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जब आप लोगों ने सर्वे कराया कि क्या वजह रही, किस वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार मिली, तो ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि जो ओबीसी और जो दलित वोटर है वो आपसे छिटक गया। क्या उसी वोटर को लामबंद करने के लिए सामान्य सीटों पर भी जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं, उन प्रत्याशी को उतारा जा रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी डिसीजन लेती है। भारतीय जनता पार्टी उचित कार्यकर्ता, सामाजिक परिवेश, वहां पे उनकी सक्रियता और विनेबिलिटी, इन सभी चीजों के आधार पर डिसीजन लेती है। और ओबीसी के लिए कोई अलग से कोटा एमएलए के या एमपी के चुनाव में नहीं होता है। हम्म। एमएलए और एमपी के चुनाव में अलग से जो कोटा नहीं होता, तो सामान्य वर्ग के साथ ही ओबीसी समाज को भी टिकट मिलती है। एससी हम्म। एसटी के लिए अलग से कोटा रहता है। तो एससी एसटी का कोई अगर उचित कार्यकर्ता है और वो कार्यकर्ता जीत सकता है, तो उसमें तो फिर सामान्य क्या सीट वजह है कि में आप भी सामान्य उनको सीट टिकट पर, देने में क्या प्रॉब्लम है? हम क्या देते वजह हैं, है? पहले भी देते खेमचंद हैं, जी, अभी वजह देंगे। बताइए क्या है? रिपीट करेंगे, आपका आवाज कट रही थी अर्चना जी। खेमचंद जी, मेरा सवाल आपसे यही कि फिर वजह क्या है कि सामान्य सीटों पर भी आप ओबीसी और दलित प्रत्याशी को उतार रहे हैं? मैं वही करेक्शन कर रहा हूँ आपको कि अच्छा। ओबीसी के लिए कोई अलग से कैटेगरी नहीं है। हम्म। वो हमेशा से ही सामान्य में जाते हैं। हम्म। वो सामान्य के साथ ही चुनाव लड़ते हैं। हम्म। रही एससी एसटी की, तो एससी एसटी के कुछ कार्यकर्ता उचित कार्यकर्ता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं सामान्य सीट पे, तो उनको भी पार्टी हमेशा से कंसीडर करती रही है। हम्म। और जहां भी हमारा कार्यकर्ता, जिनका परिवेश, उनकी सक्रियता, उनकी विजिबिलिटी अगर है, तो हम्म। एससी एसटी को भी सामान्य सीट पे हमारी पार्टी पहले भी देती रही है। और अगर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भी कहीं ऐसा लगेगा कि हमारा हम्म। एससी एसटी समाज का कार्यकर्ता वहां अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो वहां भी देगी। हम्म। लेकिन कि हमें समाज को अट्रैक्ट करना है, अपीच करना है, वैसा नहीं। हम अपीच नहीं करते, सबकी सेवा करते हैं, सबका काम करते हैं, सबको हम सहभागिता देते हैं, सबको रिप्रेजेंटेशन देते हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं। हम्म। वैसी भावना से काम करते हैं। और जब हम टिकट बांटते हैं, तो कार्यकर्ताओं के संवाद होता है, नीचे से फीडबैक आता है, सर्वे होता है, और उन सभी चीजों के आधार पर टिकट दी जाती है। और हमारे पार्लियामेंट बोर्ड, हम पूरी उम्मीद है जब टिकट बटेंगी और सामने लिस्ट आएगी, तो बहुत अच्छी लिस्ट सामने आने वाली ठीक है। सर्वेश जी, खेमचंद जी ने तो पूरी तरह से नाकार दिया कि नहीं, हम जातीय समीकरण को नहीं देख रहे हैं, जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो मेहनती हैं, उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से हमने देखा कि जो ओबीसी वोट बैंक है और जो दलित वोट बैंक है, वो बीजेपी से छिटका, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन छिटका जरूर, और यही वजह है क्या कि इन वोटों की लामबंदी के लिए बीजेपी इस तरह के कदम उठा रही है? अर्चना जी, देखिए, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इससे नकार सकते हैं। हम्म। लेकिन अगर लार्जर पिक्चर में देखा जाए, हम्म। तो जाति जो है वो भारतीय राजनीति का एक अहम चीज हो गया है। और हम्म। आपको उसको देखना पड़ रहा है, और इसलिए भी देखना पड़ रहा है कि हम्म। मैंने बार बार कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जात पात में अगर विश्वास नहीं करते हैं, वो हम्म। वोट नहीं देने जाते। हम्म। वो वोट देने वही तबका जाता है जो एकदम ग्रास रूट लेवल का है, जो अशिक्षित है। मैं अनपढ़ नहीं कह रहा हूँ, अशिक्षित है। और हम्म। जो मिडिल क्लास के हैं, उसमें भी उतनी शिक्षा का। वो जाति जो है अभी भी भारतीय राजनीति में समाया हुआ है, और हम्म। आपको उसको लेके चलना पड़ेगा। और बीजेपी भी वही लेके चल रही है। लेकिन बीजेपी कभी ये नहीं कह रही है कि हम पीडीए को दे रहे हैं, या एमवाई फैक्टर कर रहे हैं, या हम केवल दलित की राजनीति कर रहे हैं। हम्म। बीजेपी कहती है कि मैं हिंदू की राजनीति कर रहा हूँ। हम्म। वो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। हम्म। हाँ, अब वो सीटों पे अगर वो एसटी एससी वहां पे विनेबिलिटी जो इन्होंने बातें की, इनके हम्म। पास एक वो भी आता है, टैबू फैक्टर आता है कि आप मुसलमान को टिकट नहीं देते। तो उनका वो एक यही कहना होता है कि हम्म। अगर मुस्लिम कोई कैंडिडेट हमें दिखेगा जो जीतने लायक है, तो उनको भी देंगे। तो यहाँ पे बीजेपी, मैंने कहा ना कि एक नई स्ट्रेटेजी से आई है। अगर हम्म। कोई जनरल सीट है, या वहां पे अगर कोई एसटी एससी या ओबीसी का उम्मीदवार जीतने के उसमें माहौल बन रहा है, तो हम्म। दिया सीट देने में कोई गुरेज नहीं है। वहां हम्म। पे वो जातिगत फैक्टर नहीं देखना चाहिए।
आज के बीजेपी को तो नहीं देखना चाहिए कि कम से कम भारत में एक ही ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं को हिंदू समझती है, दलित नहीं समझती है, ओबीसी में नहीं डिवाइड करती है। और जैसे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 36 जो जाते कहते हैं हाँ, उनका बात करता है। अरे भाई, आप 36 हिंदू को बिरादरी की हिंदू जगह वो क्यों 35 नहीं बिरादरी कहते की हो? बात करते हैं हरियाणा जी, में। 36 बिरादरी जी। हुँ, तो मैं कहता हूँ हिंदू को हिंदू ही रहने दो, और जब तक हम बात नहीं करेंगे खुल के, और एक ही पार्टी है बीजेपी, जब तक नहीं खुल के करेगी तब तक ये जाति चीज जो है हमारे समाज से नहीं जाएगी। हुँ, ठीक है। और खेमचंद जी यहाँ पे अगर जी। टिकट दिया जा रहा है तो एक अच्छा कदम है, इसमें कोई गुरेज या कोई मतलब ठीक है। गलत बात खेमचंद जी नहीं। ठीक है। खेमचंद जी सवाल ये भी उठ रहे हैं, आप लोग तो इधर इंडी गठबंधन का मज़ाक तोड़ा रहे हैं कि भई सपा से कांग्रेस ने सीट माँगी, कांग्रेस को सपा सीट देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से सपा जो कांग्रेस है उसे बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। लेकिन अभी आपके अलायंस में भी हम उठा-पटक देख रहे हैं। संजय निषाद उन्होंने तो बिल्कुल साफ तौर पर ठान लिया है कि भाई हमें सीट चाहिए तो चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप लोग? नहीं, देखिए संवाद चल रहा है। मैं कल भी आपके डिस्कशन में था, बातचीत होती है और बातचीत करने का अधिकार सभी को है। हुँ। जब हम बातचीत करते हैं अपने कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने तो करते हैं, दिल्ली में डेरा डाल लिया। सहयोगियों से भी खेमचंद जी, संजय निषाद ने तो दिल्ली में डेरा डाल रखा है। करते हैं। उनकी पार्टी है, उनका घर है, उनका कार्यालय है। हुँ, तो उसको ये कह देना कि डेरा डाल लिया है, वो उचित नहीं होगा। हुँ, संवाद करना, बातचीत करना, और वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात कर सकते हैं, कभी भी हुँ, बात कर सकते हैं, उनको समय दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। हुँ, तो ये पारस्परिक संवाद है, बातचीत है, वो होती ही रहती है और होनी भी चाहिए, और हुँ, उसके बाद ही डिसीजन होगा। और हमें नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई परेशानी है। जो हुँ, निर्णय लिया जाएगा, उचित निर्णय होगा और सबके साथ में मिलकर निर्णय लिया जाएगा। हुँ। ठीक है, खेमचंद जी बहुत शुक्रिया आपका भी और सर्वेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी-अपनी राय रखने के लिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या तैयारी है और किस तैयारी के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो लगातार हमने इस पूरे चर्चा में जानने की कोशिश की कि बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है और किस तरह से बीजेपी जो है उसे भी जातीय पिच पर आकर खेलना पड़ रहा है और संभवतः ये माना जा रहा है कि आज बीजेपी जो है वो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। तो इस पर न्यूज़ वन इंडिया की जो नजर है वो लगातार बनी रहेगी। फिलहाल की इस खास चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।